अगर आप देखें तो पहले हम लोगों ने जैसे कुछ क्वेश्चंस टोपोलॉजी के बेसिक इस पे किए, आई मीन फाइनाइट सेट पे, इवन फाइनाइट सेट पे तो ऑब्वियस है जो पावर सेट बनेगा वो भी फाइनाइट होगा और उससे जो सब कलेक्शन लेंगे वो भी फाइनाइट होगा, लेकिन इवन इनफाइनाइट सेट पे जो आप पावर सेट बनाएंगे वो तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन उसके कलेक्शन दैट कैन बी फाइनाइट कैन बी इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने कुछ मतलब दोनों तरह की कुछ टोपोलॉजीज देखी। अब एक काम करते हैं कि टोपोलॉजी को बेसिस के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर मेट्रिक स्पेस याद करें तो मेट्रिक स्पेस में टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मेट्रिक की बात करें तो हम लोगों ने वहां क्या किया था कि टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मेट्रिक बिल्कुल बहुत हद तक चीजें पैरेलल है, लेकिन ये है कि टोपोलॉजी में आपको एक्सेप्शंस बहुत मिलेगी। जैसे अगर आप याद करो टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मेट्रिक तो हम लोगों ने क्या वहां टेक्निक यूज किया था। अगर मैंने आपको प्रूफ मैट्रिक से पहले ओपन बॉल बनाए थे, फिर उनका कनेक्शन लिया था। वेरी गुड। पहले हमने ओपन बॉल बनाया था, ओपन बॉल such that dish of xy less than r। तो मेट्रिक के हेल्प से पहले हमने बॉल बनाया, ओपन बॉल, ये नोटेशन ओपन बॉल के लिए है, और फिर जो टोपोलॉजी डिफाइन की वो कलेक्शन, और कोई भी ओपन सेट होगा तो वो इनके यूनियन से जनरेट हो जाएगा, है ना। और कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट, collection of all open set generated by D, ये कलेक्शन टोपोलॉजी बनाता है, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मेट्रिक डी। टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मेट्रिक डी। तो देखो स्टेप वाइज चले तो आप एक और यूज करते थे। अगर आप मेट्रिक की बात करो, मेट्रिक की बात करो, पहले मेट्रिक में जो पढ़ के आए उसको रिकॉल करो। हालांकि टोपोलॉजी में डिस्टेंस फंक्शन और जरूरी नहीं है, लेकिन आप आइडियाज देखोगे ना तो बहुत हद तक पैरेलल है। और इवन जो बेसिस मेंबर्स को अगर आप बॉल से ओपन बॉल से रिप्लेस कर दो तो आपके सारे रिजल्ट वही मिल जाएंगे टोपोलॉजी के। तो मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जैसे अगर आप मेट्रिक की बातें रिकॉल करो तो मेट्रिक स्पेस में क्या बताने जा रहा था मैं, यू सम ओपन सेट है, ये यूनियन ऑफ बी एक्स आर लिखना वेयर एक्स बिलोंग्स टू यू। तो यहाँ पे एक मिनट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला मिस करके क्या बताना चाह रहा था। टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मेट्रिक हो गया, और ठीक है कहीं आएगा तो मैं स्किप करके क्या बताना चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपको मालूम है टोपोलॉजिकल स्पेस में जैसे मान लो एक्स पे कोई टोपोलॉजी दे रखी हो, तो ये टोपोलॉजी तो बेसिकली क्या होता है, आप जो पावर सेट बनाओगे उससे एक्स का जो पावर सेट बनाओगे उससे कुछ कलेक्शन उठाओगे, और अगर वो टोपोलॉजी के तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम इस स्क्रिप्ट को टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है। सो and once it forms a topology we will call its member as open set, once it forms a topology we will call its member as open set, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे देखो ये बताता है, जैसे आपको अगर मेट्रिक स्पेस में आप रिकॉल करो तो आपको अगर मेट्रिक स्पेस है, एक्स पे कोई मेट्रिक डी दे रखी है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ पे, मैं पहले एक आइडिया दे रहा हूँ समझ लो इसको। मैंने ये कहा कि आपके पास मेट्रिक फंक्शन है, तो आप कोई भी स्पेस का कोई भी मेंबर लो, और अगर मेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो हर एक्स के अराउंड में एक ओपन बॉल बना सकता हूं, है ना। क्योंकि ओपन बॉल बनाने के लिए क्या चाहिए, सेंटर और ये रेडियस। तो कम से कम हमें हर एक पॉइंट के अराउंड, स्पेस के हर पॉइंट के अराउंड में हमेशा एक ओपन बॉल बना सकता हूं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपको दो ओपन बॉल्स दे रखे हो, एक ओपन बॉल ये है और दूसरा ओपन बॉल ये है, तो इन दोनों रेडियस का मिनिमम लेकर आई मीन इनके इंटरसेक्शन में दोबारा आप ओपन बॉल बना सकते हो जो इनके इंटरसेक्शन में लाइक कर रहा हो। सपोज करो एक ओपन बॉल आपका बी x1 r है और एक है बी x2 r, बी x1 b1 कहते हैं इसको, b1 xr और एक का तो b1 yr। तो इनके इंटरसेक्शन में बल्कि r1 r2 कह दो, तो इनका मिनिमम लेके, इनके रेडियस का मिनिमम लेके आप एक इसके अंदर दोबारा
मैं यहाँ ज्योमेट्री बना दो, ज्योमेट्री से दिख रहा है जैसे ये इस पॉइंट के अराउंड मान लो एक ओपन बॉल ये है और इस पॉइंट के अराउंड एक ओपन बॉल ये है और सपोज कि उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पे एक और बॉल बना सकता हूँ जो B1 और B2 बॉल के इंटरसेक्शन में है। वो कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 लेकर यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर लें, इस ये वाला डिस्टेंस और इससे ये वाला डिस्टेंस, और इन दोनों का मिनिमम लेके उसका हाफ करके 1/3 करके आप हमेशा एक बॉल बना सकते हो जो B1 और B2 के इंटरसेक्शन में लाइक कर रहा हूँ। सपोज को मैं उसे B3 नाम दे रहा हूँ, B3 जो इसके B1 इंटरसेक्शन B2 में लाइक कर रहा हूँ। तो वहां पे क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस फंक्शन था तो मैं डिस्टेंस की हेल्प से ये बॉल हमेशा बना सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब टोपोलॉजी में हम आते हैं तो डिस्टेंस फंक्शन हो जरूरी तो नहीं है। हमने देखा जैसे बहुत से टोपोलॉजीज देखी, जैसे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में कभी डिस्टेंस फंक्शन का रोल नहीं होता, इज इट? यस। ठीक है। तो और दूसरी बात कि यहाँ पे और एक चीज और देखो, एक तो ये रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट ये कि जब आप ये कहते हो ना, अच्छा ठीक है, तो उसको अगर मैं टोपोलॉजी में कंपेयर करना चाहूं, यहाँ पे टोपोलॉजी में आप देखो सिमिलर रिजल्ट है, बस फर्क इतना है कि एक्स पे तो टोपोलॉजी दे रखी है ना, कलेक्शन ऑफ ये स्क्रिप्टी के मेंबर ओपन सेट्स हैं, ये जरूरी नहीं है डिस्टेंस फंक्शन से जनरेट हो, जरूरी नहीं डिस्टेंस फंक्शन, जब मैट्रिक्स से जनरेट टोपोलॉजी तो ऑलवेज क्या होगा, डिस्टेंस ओपन बॉल बनाओगे, ओपन बॉल के यूनियन से ओपन सेट आएगा, इन सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन लेंगे तो वो टोपोलॉजी बनाता है। लेकिन जैसे आप इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हो किसी स्पेस पे, फाई और एक्स स्क्रिप्ट टी के मेंबर होते हैं, फाई और एक्स स्क्रिप्ट टी के मेंबर होते हैं, तो यहां कहीं डिस्टेंस फंक्शन का तो रोल है नहीं। बस समझ आ गई, डिस्टेंस फंक्शन का तो रोल है नहीं। तो इन जनरल टोपोलॉजी मे और मे नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम अ मेट्रिक। वो मेट्राइजेबिलिटी का जब चैप्टर आएगा तो बेसिकली देयर इज अ थ्योरम, यूरिशंस मेट्राइजेशन थ्योरम, व्हिच टेल्स you about the condition under which a metric or topology is metrizable. I mean whether there is a metric which induces that topology or not. लेकिन आप इन जनरल देखो यहाँ तो कहीं ये ओपन सेट एक्स है, ये फाई है, या डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लो जिसके मेंबर्स क्या होते हैं, पावर सेट है। टोपोलॉजी क्या होती है, पावर सेट, हर एक सबसेट उसमें ओपन भी होता है क्लोज भी होता है। इनफैक्ट मैं टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो उसका हर एक मेंबर क्या होगा, ओपन पावर सेट, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, लार्जेस्ट टोपोलॉजी। तो वहां पे भी आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाने के लिए जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स से जनरेटेड हो, वो अलग बात है कि मैट्रिक्स से जनरेट हो जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, लेकिन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जैसे लो तो यहाँ कहीं हमने मैट्रिक की बात नहीं की। तो क्वेश्चन है कि ये जो कंडीशन आप उधर पढ़ के आए थे मैट्रिक में, वो यहाँ कैसे ट्रू है, मतलब ऐसा क्या कंडीशन लेके ऑलमोस्ट सेम ये कंटेनमेंट वाला रिलेशन मिल जाए। तो देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, इफ एक्स इज अ सेट, अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अ कलेक्शन स्क्रिप्ट बी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। बेसिस किसी टोपोलॉजी की कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि एक्स के कुछ सबसेट्स का कलेक्शन, मैं मान ले उनको उसको स्क्रिप्ट बी कह देता हूं, स्क्रिप्ट बी है ना, जिसे, और स्क्रिप्ट बी के मेंबर को हम सिंपली बी से डिनोट करेंगे, सिंपली बी से, और स्क्रिप्ट बी क्या है, एक्स के कुछ सबसेट्स का कलेक्शन। तो इस कलेक्शन को हम बेसिस कब कहेंगे, उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या है कि हर एक एक्स के राउंड, आई मीन जो भी सेट आपको दे रखा है उसके हर एक मेंबर के राउंड कम से कम एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए, बेसिस एलिमेंट उसको कंटेन करने वाला, मतलब ये जो कलेक्शन ले रखा है ना, तो इस कलेक्शन से आप स्पेस में जो भी मेंबर उठा रहे हो, यहाँ पे स्पेस मान लो यहाँ लिया तो कम से कम एक बेसिस मेंबर मिलना चाहिए, यहाँ पे आपने लिया तो एक बेसिस मेंबर उसको कंटेन करने में, एक तो पहली चीज ये होनी चाहिए। सेकेंड, इफ x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट b1 एंड b2, मान लो जैसे ये x को सेंटर मान के, जैसे मैट्रिक में आप करते थे कि x को सेंटर मान के मान लो दो बॉल बनाया, x मान लो यहाँ पे ले लिया, x यहाँ ले लिया, इनफैक्ट x यहाँ ले लो, इसको कंटेन करने वाली ये भी b1 बॉल है और ये भी ये b1 है। जैसे मैट्रिक में करते तो वहां तो हम बॉल की बात कहते थे, लेकिन यहाँ पे बॉल मैट्रिक से जनरेट होता है। इन जनरल टोपोलॉजी में मैट्रिक को जरूरी नहीं है, तो हम उसको बेसिकली बाद में देखेंगे, हम बेसिस यूज करेंगे उसके लिए टर्म। तो सिमिलर आइडिया है यहाँ पे भी, लेकिन फर्क इतना है कि टोपोलॉजी जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स हमेशा जनरेटेड हो, इस बात को हमेशा ख्याल करें। और टोपोलॉजी में मैट्रिक की बात नहीं करेंगे अनलेस वो टोपोलॉजी मैट्राइजेबल हो। लेकिन आइडियाज देखो बिल्कुल पैरेलल है, जैसे एक्स को कंटेन करने वाला ये एक मान लो b1 एक b2, तो आप हमेशा एक b3 बना चूज कर सकते हो जो कि b1 इंटरसेक्शन b2 में कंटेंट है, एक्स को सेंटर मान के। कैसे करते थे मैट्रिक में, r इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 r2 लेकर कंस्ट्रक्ट कर लेते थे, दिख भी रहा है। तो उस कंडीशन को यहां पे इससे रिप्लेस करें, कंडीशन सेकंड से, इफ x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट b1 एंड b2, then there is a basis element b3 containing x
such that B3 is contained into B1 intersection B2, B1 intersection B2. ठीक है, अगर बेसिस है तो फिर उसे ये दो कंडीशन फॉलो करना ही करना है, बेसिस है तो उसे दो कंडीशन, ये तो हुआ डेफिनेशन इसका। अब दूसरी सिमिलरिटी ये देखो, देखो आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको जो मेट्रिक में पढ़ के उससे जरा रिलेट करने की भी कोशिश करो, देखो कहां कहां एक्सेप्शन मिल रहा है, ये जरूरी है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये देखो कि ये लाइन, इस लाइन को पढ़ो तो ये बहुत यूजफुल है। If script B satisfies these two conditions, then we define the topology script T generated by B as follows. A subset U of X is said to be open. अभी तक देखो, अब टोपोलॉजी आप, हम कब कहते थे कोई सेट ओपन है टोपोलॉजी में? जब वो टोपोलॉजी का मेंबर होता था, इज इट? यस सर। है ना, भी बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब तक हमने एक डेफिनेशन ये देखा कि एक बार अगर टोपोलॉजी है बना लिया तो उसके हर एक मेंबर को हम क्या कहेंगे? ओपन सेट। अब क्वेश्चन है कि ओपन सेट को बेसिस के टर्म में कैसे डिफाइन करें? बहुत ही यूजफुल डेफिनेशन है, बहुत जगह प्रूफ में यूज होगा। तो अगर आपको स्क्रिप्ट बी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स दे रखा है जो साथ में बेसिस भी है, तो ये क्या कहता है डेफिनेशन? ओपन सेट इन टर्म्स ऑफ बेसिस। एंड हाउ टू जनरेट टोपोलॉजी फ्रॉम बेसिस, तो वो देखेंगे, हम यूनियन लेके जनरेट करते हैं। So any subset U of X is said to be open in X, that is to be an element of topology script T if for each X belonging to U there is a basis element from script B such that X belongs to B and B is contained into U. देखो क्या कह रहा है, U is said to be open, I mean U belongs to script T if for every X belonging to U, if for every X belonging to U there exists a basis member from script B such that X belongs to B and B is contained into U. देखो ये समझ लें, हर एक X U अगर ओपन है तो U के हर U को में कंटेंट हर एक X के अराउंड कम से कम एक बेसिस मेंबर मिलना चाहिए जो X को कंटेन करे और U में खुद कंटेंट हो। यहां ये नोटेशन इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर आप पैरेलल चीज याद करो मेट्रिक स्पेस में, तो मेट्रिक में भी आपने इस तरह की चीजें पढ़ी थी, इज इट? मेट्रिक में आप क्या करते थे? आप कहते थे कोई सेट ओपन है, यहां ये बी बेसिस के लिए यूज है, टोपोलॉजी में ये बी बेसिस के लिए यूज है, तो आप क्या करते थे मेट्रिक स्पेस में? आप कहते थे कोई सेट ए ओपन है अगर उसके हर एक मेंबर के लिए, है ना, कम से कम एक क्या मिल जाए? देयर एग्जिस्ट अ बॉल, है ना, देयर एग्जिस्ट अ बॉल, बी एक्स आर कर दो, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 कर दो, बात एक ही हो गया। एक बॉल मिल जाए जो खुद सेट ए में क्या हो, कंटेंट हो, याद है? तो ऐसे केस हम एक्स को इंटीरियर पॉइंट कह देते थे वहां, कि अगर एक्स को कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन बॉल मिल जाए जो खुद ए में कंटेंट हो, तो वहां मेट्रिक स्पेस में क्या होता था? इसे हम इंटीरियर पॉइंट कहते थे। और अगर किसी सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता था तो वो सेट क्या, ओपन। तो यहाँ फॉर एवरी लगा, इसका मतलब ए क्या हो गया, ओपन। तो पैरेलल कंपैरिजन करो, यहां पे क्या मिलना चाहिए? बॉल की जगह क्या मिलना चाहिए? बेसिस एलिमेंट। हर एक एक्स को कंटेन करने वाला क्या मिलना चाहिए? एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए। रिजल्ट बिल्कुल पैरेलल कंपेयर, इसलिए मैंने कहा कि अगर बेसिस को या अगर आप सॉरी बॉल को टोपोलॉजी में बॉल को अगर उससे रिप्लेस कर देंगे, सॉरी बेसिस को बॉल से, तो आपको सारे रिजल्ट मेट्रिक के मिल जाएंगे। तो मेट्रिक स्पेस इसका पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है ना। तो अब इसको, अच्छा दूसरा भी ये भी पढ़ेंगे, एक्चुअली ये भी होता है, देखो जैसे अभी बाद में प्रूफ पढ़ोगे कि बेसिकली बेसिस मेंबर इटसेल्फ ओपन होता है, बेसिस मेंबर इटसेल्फ ओपन होता है। तो और हम जानते हैं ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन होता है, तो अगर B1 ओपन है B2 ओपन है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी ओपन होगा, और ओपन होगा जैसे ये डेफिनेशन आपने पढ़ा ना यहाँ पे कि U अगर ओपन है तो U के हर एलिमेंट के अराउंड कम से कम एक बेसिस मेंबर मिलना चाहिए। तो B1 ओपन है B2 ओपन है तो B1 इंटरसेक्शन B2 ओपन है, तो B1 इंटरसेक्शन B2 में अगर कोई भी आप X उठाते तो कम से कम एक B3 मिलना चाहिए। तो इसको आप इस तरह भी कंपेयर कर सकते हो। देखो प्रूफ पे आने से पहले आप कंपैरिजन करना सीखो, वरना अभी परेशान हो जाओगे कि टोपोलॉजी में सर मेट्रिक में तो हम ये पढ़ के आए थे, टोपोलॉजी में ये पढ़ के आए थे। भाई मेट्रिक में वहां डिस्टेंस फंक्शन था, वहां डिस्टेंस फंक्शन का रोल था, ओपन बॉल डिस्टेंस फंक्शन की हेल्प से बनते थे, लेकिन इन जनरल टोपोलॉजी में डिस्टेंस फंक्शन हो जरूरी नहीं है। टोपोलॉजी में आपको सिर्फ सबसेट्स का कलेक्शन दे रखा है, और अगर वो टोपोलॉजी की कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उसके हर एक मेंबर को हम ओपन सेट कहते हैं। तो एक तो ओपन सेट का डेफिनेशन वो हो गया, दूसरा ओपन सेट का डेफिनेशन बेसिस के टर्म में,
तो ये डेफिनेशन बहुत ही यूजफुल डेफिनेशन है। ये दोनों, और ये बेसिस के टर्म ओपन सेट कब कहेंगे, तो ये बेसिस होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। और कोई सेट ओपन कब कहलाएगा इन टर्म्स ऑफ बेसिस, तो ये कंडीशन हर एक एक्स के राउंड फॉर एवरी एक्स है, यहाँ नोटिस कर ले। अब अगर यहाँ किसी का डाउट है तो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूं, कुछ एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करता हूं। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। इस तरह की चीजें पढ़ते थे ना कि अगर किसी एक पॉइंट को एक्स को कंटेन करने वाले दो ओपन बॉल हैं, एक बी एक्स आर वन और एक बी एक्स आर टू, तो आर को आर वन और आर टू का मिनिमम लेके एक मैं दूसरा बॉल बना सकता हूँ जो इसमें कंटेन्ड हो। तो वैसे ही पैरेलल चीजें हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ बी, इसमें जो B1 B2 है ये बेसिस मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए अब तो ये बेसिस एलिमेंट जो है, बेसिस एलिमेंट्स मतलब वही ओपन सेट्स हैं क्या? बेसिस एलिमेंट का मतलब वैसे but बेसिस not एलिमेंट्स यहाँ पे all है of क्या? open set, no but not all of open set। मैं उस एग्जांपल पे आता हूं, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्चुअल में देखो, बेसिस का एलिमेंट का कलेक्शन टोपोलॉजी जरूरी नहीं है। मैं आपका आंसर ऐसे देता हूं कि ये जो स्क्रिप्ट बी लिया ना, ये एक्स के कुछ सबसेट का कलेक्शन है। तो इवन ये अगर बेसिस के दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मान लो ये बेसिस बना भी लिया, तो जरूरी नहीं है टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी जनरेट करने के लिए बेसिस के मेंबर्स के यूनियन से जो ओपन सेट्स आएंगे उन सब का कलेक्शन टोपोलॉजी जनरेट होता है। तो एक ऐसे भी कह सकते हो ना, एक्चुअल होगा क्या ना, अभी जब आगे कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ोगे तो अब वहां क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, डोमेन पे टोपोलॉजी सपोज किया टाउ1 है और को डोमेन पे टोपोलॉजी है टाउ2। तो हम कहते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और यहाँ के अगर हर एक ओपन सेट का सेट थ्योरेटिक इनवर्स यहाँ डोमेन में ओपन हो। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे टाउ2 जो को डोमेन पे जो टोपोलॉजी, अगर मान लो इसमें इस टोपोलॉजी के मेंबर्स फाइनाइट है, आई मीन कोर डोमेन पे जो टोपोलॉजी टाउ2 है इसकी अगर कार्डिनलिटी फाइनाइट है, तो आपको इनवर्स सेट थ्योरेटिक इनवर्स आप आसानी से देख सकते हो। लेकिन मान लो ये इनफाइनाइट है, आई मीन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, तो हर एक का इनवर्स सेट थ्योरेटिक इनवर्स इमेज कंप्यूट करना टफ होता है। तो हम अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट T2 ये जो टोपोलॉजी है, ये इसका बेसिस क्या है। बेसिस मतलब एक तरह से उसका सब कलेक्शन है। और क्योंकि टोपोलॉजी के हर मेंबर बेसिस के मेंबर के यूनियन से जनरेट होते हैं, तो उस सारे रिजल्ट को हम मिनिमाइज करके ले आते हैं उसके बेसिस पे। मकसद ये है, जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा ना कि वेक्टर स्पेस इवन अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, तो वेक्टर स्पेस में भले एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, लेकिन वो क्या होगा, अपने फाइनाइट बेसिस के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली जनरेट, यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा, यहाँ यूनियन होता है। टोपोलॉजी में कहूं जनरेट लेने का मतलब, करने का मतलब यूनियन, और लीनियर अलजेब्रा का वो अलग है, वहां बेसिस और सब स्पेस का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। सपोज स्क्रिप्ट बी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स दैट इज इंटीरियर ऑफ सर्कल्स इन द प्लेन, then script B satisfies both the conditions for a basis. The second condition is illustrated in figure 13.1. In the topology generated by script B, a subset U of the plane is open if every x is in U lies in some circular region contained in U. सबसे पहले आप ज्योमेट्रिक अप्रोच यूज करो, पहले एक आइडिया सेट करो, फिर हम मैथमेटिकल राइटिंग पे आएंगे। यहां क्या कह रहा है, इस एक एग्जांपल को आप अच्छे समझ लें, बहुत आसान चीजें हैं, कंपेयर करना सीखें, टोपोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ये कह रहा है हमने कलेक्शन ले लिया, जितने सर्कुलर रीजन्स हैं, मतलब ओपन डिस्क आप ऐसे कह लो, इंटीरियर ऑफ सर्कल्स क्या होगा, ओपन डिस्क, आप ऐसे भी कह सकते हो ओपन डिस्क। हमने सारे ओपन डिस्क का R2 में कलेक्शन ले लिया, R2 में। तो ये कह रहा है कि ये बेसिस बनाएगा, R2 में जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है उसका बेसिस बनाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सर्कुलर रीजन्स। तो अब बेसिस इसको प्रूफ करने के लिए कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ड है, यहाँ पे ऑल, इसको एम्फसाइज मत करना। ये कैसे देखो, R2 पे अगर आप याद रखो तो जो स्टैंडर्ड मेट्रिक होता, जो यूजुअल मेट्रिक होता था, उससे हम जो बॉल्स बनाते थे वो क्या होते थे, जैसे D1 D2 या D इंफिनिटी मेट्रिक लेते थे, अगर आप याद करो सब वो इक्विवेलेंट होते हैं, और D मैक्स के रेस्पेक्ट में रेक्टेंगल्स, ठीक है ना, रेक्टेंगल्स आते थे। तो बेसिकली वो सब इक्विवेलेंट होते हैं।
तो यहाँ पे ये है कि ये जो और उन वो तो बॉल्स हो जाते थे वहां, और उनके यूनियन से हम क्या बनाते थे, ओपन सेट्स बनाते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये बेसिकली सर्कुलर रीजन्स जो हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स, ये आपको बेसिस बनाएगा R2 पे जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी R2 पे जो होगी उसका ये क्या बनाएगा, बेसिस। तो कैसे बेसिस बनाएगा, देखो पहले बेसिस के लिए क्या होना चाहिए। मान लो ये आपका R2 है, सपोज करो ये आपका R2 है, नहीं बना दे रहा हूं, R2 मीन्स R क्रॉस R, R क्रॉस R, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट उठाओगे X, कोई भी यहां से, तो उसके राउंड एक सर्कुलर रीजन हमेशा मिल जाएगा। इज इट? Yes, क्या कह रहा है कि आप स्पेस यहाँ पे R2 है, पहले उसको R2 पे देखो, फिर R2 है तो R2 के राउंड हमेशा मैं एक सर्कुलर रीजन बना सकता हूँ। यहाँ पे ये शेडेड होगा एक्चुअल में, वो जैसे ये है ना यहाँ उठाया, तो यहाँ पे मैं हमेशा ये मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपके पास बेसिस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन। तो जैसे उसके राउंड कोई सर्कुलर रीजन बनाओगे वो बेसिस इस कलेक्शन का मेंबर होगा, क्योंकि आपके पास कलेक्शन ही किसका लिया हुआ है, ऑल सर्कुलर रीजन्स। पहली चीज। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, इफ X belongs to intersection of two basis element B1 and B2। मान लो दो बेसिस एलिमेंट क्या है, सर्कुलर रीजन। तो मान लो दो, इस X को कंटेन करने वाले दो सर्कुलर रीजन है, एक तो ये है, ये सर्कुलर रीजन है, और दूसरा ये है। तो कहता है कि then there must exist another B3 from this collection। तो इस कलेक्शन मतलब एक सर्कुलर रीजन दोबारा मिलना चाहिए B3 which is contained into B1 intersection B2। ये कलेक्शन जो लिया आपने B1, क्योंकि अब देखो या तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया, तो एम्प्टी सेट तो पहली बात, तो ये तो तब करना है ना जब ये एक्स उनके इंटरसेक्शन में हो। माय लैंग्वेज, मैंने कहा कि ये तब सोचना है आपको कि जब एक्स B1 और B2 के इंटरसेक्शन में हो तो आपको एक B3 मिलना चाहिए। अब मान लो B1 इंटरसेक्शन B2 एम्प्टी है तो एक्स उसका मेंबर नहीं होगा, तो वहां पे आपको देखना ही नहीं, वो तो ट्रिवियली ट्रू हो गया। डेफिनेशन समझ आ गया? yes sir। तो आप अब जैसे इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा तो उसके अंदर जो भी सर्कुलर रीजन लोगे, कम से कम एक सर्कुलर रीजन हमेशा बना सकते हो, तो ये हो गया। सो बाय ज्योमेट्री इट इज गोइंग टू फॉर्म basis for the standard topology on R2। standard topology, collection of all open subsets of R2, ठीक है। अच्छा उसी तरह यही नहीं, बाद में देखोगे कि ये सर्कुलर रीजन ही नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, दो बेसिस मेंबर्स का यूनियन बेसिस मेंबर होगा? अगर 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 वो सर एलिमेंट इन दोनों में, एक्स एलिमेंट दोनों में है तो सर तो उनका इंटरसेक्शन होना चाहिए। होगा अच्छा, सर, होगा सर। देखो अब यहाँ पे ना, यहीं पे आपको बहुत से रिजल्ट मिलेंगे, थोड़ा सोचा करो। यहाँ पे जैसे इसी बेसिस को ले लेते हैं, ये तो बेसिस तो प्रूफ हो गया, ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो गया, वो कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स। तो एक ये है बेसिस मेंबर, और एक ये बेसिस मेंबर, इनका यूनियन क्या आएगा, ये सर्किल और ये सर्किल। लेकिन क्या इस फिर सर्किल रह जाएगा यूनियन लेने के बाद? ये तो इस तरह का शेप बनेगा ना, ये पूरा रीजन आएगा ना। इस आपको आंसर मिल गया कि यूनियन ऑफ टू बेसिस मेंबर नीड नॉट बी अ basis member। basis member। What about intersection? Will intersection of two basis member again a basis member? Need not be। intersection क्या हुआ, ये आया, क्या ये सर्कुलर रीजन है? नो नहीं सर। सर। लेकिन टोपोलॉजी के मेंबर्स का में क्या होता है, finite union again lies in the topology, sorry, arbitrary union of open set is again open, that is members of the topology, and finite intersection of members of X T script T is again in T। तो डिफरेंस समझ में आया? यस सर। बेसिस आर ऑलवेज ओपन सेट, आई विल कम टू दैट। बेसिस आर ऑलवेज, इनफैक्ट यहीं से हो जाएगा, बेसिस भी ओपन सेट होंगे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अगर B1 बेसिस है B2 बेसिस है तो उनका इंटरसेक्शन, सॉरी B1 बेसिस है B2 बेसिस है, बेसिस आर ओपन सेट, तो B1 इंटरसेक्शन B2 भी ओपन होगा। लेकिन B1 इंटरसेक्शन B2 बेसिस मेंबर हो, अगेन ये जरूरी नहीं है। आपके पास मैंने एग्जांपल दे दिया, इससे एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, छोटे छोटे स्टेटमेंट क्वेश्चंस कंपटीशन में बैठो गाएगा, तो ये अगर ज्योमेट्री आपको याद है आप ऑन स्पॉट आप आंसर कर सकते हो, आपको कोई बड़ी चीज रिटर्न नहीं करना। बाद में भी मैं प्रूफ करूंगा, नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ ओपन रेक्टेंगुलर सर्कुलर रीजन, ओपन कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन रेक्टेंगुलर रीजन भी लेंगे ना, तो ये दोनों सेम टोपोलॉजी जनरेट करेंगे। लेकिन उसके लिए भी एक रिजल्ट और है, वहां आने के बाद बताऊंगा कि दोनों से टोपोलॉजी सेम जनरेट होगी। तो बेसिस एक से ज्यादा हो सकते हैं, किसी भी टोपोलॉजी के बेसिस एक से ज्यादा हो सकते हैं।
इवन हर एक टोपोलॉजी खुद के एज अ बेसिस भी होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स ले लो, हालांकि 13.2 पे आगे क्वेश्चन होगा, लेकिन इंटीरियर सर्कुलर रीजन्स की जगह मैं कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स ले लूं, तो भी देखो ये बेसिस बनाएगा, क्योंकि हर एक एक्स अराउंड में इस तरह का रेक्टेंगुलर रीजन ढूंढ सकता हूं, है ना। R2 में कोई भी एक्स होगा तो उसके अराउंड हमेशा मैं एक रेक्टेंगुलर रीजन ढूंढ सकता हूं। ये हो गया। अब मान लो दो रेक्टेंगुलर रीजन है, एक ये है और एक ये है, तो इसके अंदर फर्दर मैं एक रेक्टेंगुलर रीजन ढूंढ सकता हूं। सो क्लियरली कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन इज आल्सो गोइंग टू फॉर्म बेसिस फॉर द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इन R2। बाद में प्रूफ करेंगे कि दोनों कलेक्शन से बेसिस टोपोलॉजी जो जनरेट होगी सेम होगी। तो ये एक्चुअल बुक जो है ना बहुत स्टैंडर्ड बुक है, और इसमें जितने भी आपको एग्जांपल दे रखे हैं बहुत कंक्रीट वे में, शॉर्ट में, और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट इस बुक की। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा आपको काउंटिंग और इस तरह चीजें आ जाए, उस वजह से मैंने कुछ दूसरे बुक से एग्जांपल करा दिए थे ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए, और तब मैं जब इसको डिस्कस करूं तो आपको चीजें क्लियर हो। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2 पढ़ो। लेट स्क्रिप्ट बी डैश बी द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स that is interior of rectangles in the plane है ना R2, where the rectangles have sides parallel to coordinate। अच्छा हाँ, ये एक मैं पॉइंट बोलते हैं, ये तब बनाएगा जब इसके साइड्स भी पैरेलल होने चाहिए x और y एक्सिस के, have sides parallel to coordinate axis, then script b dash satisfies both the conditions for a basis। I mean जो रेक्टेंगुलर रीजन्स है ना उसमें ऐसे ले रहे हो कि उनके साइड्स क्या है, पैरेलल टू, ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट, हाँ whose axis are parallel to x and y axis। ठीक है, तो इस तरह के सारे रेक्टेंगल्स का कलेक्शन लोगे अगर प्लेन में, so that is going to form a basis। तो देख लिया, क्योंकि कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके अराउंड हमेशा हम इस तरह के ओपन रेक्टेंगल्स ढूंढ सकते हैं, और अगर दो ओपन रेक्टेंगल्स है, मान लो एक ये है और एक ये है, तो आप हमेशा उसके अंदर एक तीसरा मिल जाएगा, वो ज्योमेट्री से दिख रहा है ना। और क्योंकि आपने कलेक्शन ऑफ ऑल लिया है तो जो भी उसके अंदर बनाओगे वो भी उसका मेंबर हो जाएगा, इस ऑल की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ कहीं भी मैंने अभी डिस्टेंस का बात नहीं की। देखो इस रिजल्ट में अगर आप ऊपर देखो तो जैसे ये तीसरा जो कंटेन कराना है इसके अंदर ना, तो ये मत बोल देना कि यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चीजें हम मेट्रिक में बात करते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, ये बेसिस ऑलवेज बनाएगा कलेक्शन ऑफ। एक्चुअल में देखो ये भी होता है ना कि ये जैसे बेसिस का एक ये भी है कि मिनिमम कलेक्शन, नहीं मिनिमम तो नहीं कहना सही होगा, लेकिन ये है कि जैसे एक तरह से आप जो कलेक्शन है ना उसको कुछ मिनिमाइज करो, और मतलब एक तो टोपोलॉजी खुद ऑलवेज बेसिस होता है, लेकिन दूसरी बात ये ना कि उनमें से कुछ पॉइंट्स को, कुछ ओपन सेट्स को मैं एक्सक्लूड करके कुछ ऐसा सब कलेक्शन लूं जिसका यूनियन से टोपोलॉजी का हर मेंबर जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज तो है कि R2 के मेंबर से कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स अगर मिलो जिसमें साइड्स पैरेलल कोऑर्डिनेट, हो सकता है इसका शायद प्रूफ आगे हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ तो बना रहा है ये, लेकिन हो सकता है कहीं किसी केस में ना बना हो। लेकिन ये है कि हाँ, अगर कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स में ले लूं तो ये ऑलवेज टोपोलॉजी के मेंबर जनरेट कर देगा, क्योंकि जो भी ओपन सेट्स आएंगे इस तरह के रेक्टेंगुलर रीजन्स के यूनियन से जनरेट हो जाएंगे। देखते हैं आगे कहां आता है। ठीक है, फिर सेकेंड देखो इसमें ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, ये टोपोलॉजी जनरेट करे, आई मीन सॉरी टोपोलॉजी, ये बेसिस मेंबर होगा। यस सर। हाँ, इस एग्जांपल को देखो, ये एग्जांपल अच्छा है। इफ x is any set, the collection of all one point subsets of x is a basis for the discrete topology। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का बेसिस जो होगा वो सिंगलेटन्स होता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का बेसिस जो होगा सिंगलेटन्स होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलेटन। जैसे मैं एक काम कह रहा हूं, देखो x इज इक्वल टू मान लो ले लो ये 1 2, ठीक है ना, ये ले लिया। इस पे अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कह दूं तो क्या होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी के मेंबर्स? पावर सेट, पूरा पावर सेट। तो 5 1 2 और 1 2 ये होगा, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ कहीं भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी देखो, कहीं भी मैंने डिस्टेंस फंक्शन की बात नहीं की। टोपोलॉजी में कभी भी आप डिस्टेंस फंक्शन की बात नहीं करेंगे अनलेस वो मेट्राइजेबल है। आप भूल जाए डिस्टेंस फंक्शन, है ना, ओपन बॉल वगैरह, जब उसका पर्टिकुलर केस आएंगे वो वहां एक अलग बात है कि हम ओपन बेसिस को हम या ओपन सेट्स को हम अगर ओपन बॉल से रिप्लेस कर दें सारे कंडीशन मेट्रिक के मिल जाएंगे, वो एक अलग चीज है।
यहाँ पे ये मैंने टोपोलॉजी जनरेट, मेरा ये क्लेम है कि ये बेसिस जो होगा स्क्रिप्ट बी, इसमें सिंगलेटन 1 और सिंगलेटन 2 मैं ले लूं, इस बेसिस से ये टोपोलॉजी जनरेट हो जाएगी। टोपोलॉजी जनरेट होने का सेंस है इसके सारे मेंबर्स इससे जनरेट हो जाएंगे, और 5x तो होता ही है, किसी भी टोपोलॉजी में बनाने के लिए रखेंगे, या वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो पहले देखो इस क्या है, ये बेसिस क्यों है, क्योंकि आप बेसिस की पहली कंडीशन क्या थी, इस स्पेस के हर मेंबर के राउंड, है ना, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू x, पहले वर्ड बाय वर्ड चला करो, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू x देयर एग्जिस्ट बेसिस मेंबर b फ्रॉम स्क्रिप्ट b, ये एलिमेंट है। तो ये बताओ कि अगर मैं x इक्वल टू 1 ले लूं तो कोई बताएगा 1 को कंटेन करने वाला कौन सा मेंबर है? 1 सिंगलटन 1। सिंगलेटन 1। देखो इससे सिंगलेटन 1 मिल गया, उसी तरह 2 को कंटेन करने वाला कौन सा मिलेगा? सिंगलटन 2 मिल जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तो वो पहली कंडीशन प्रूफ हो गई है ना। देयर एग्जिस्ट फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट सिंगलेटन 1, सच दैट दिस। तो सेकंड कंडीशन टोपोलॉजी क्या थी, सॉरी बेसिस की? इफ x बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ दो बेसिस एलिमेंट। तो इन क्या कोई ऐसा x होगा जो सिंगलेटन 1 और सिंगलेटन 2 दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा? 5 हो सकता है सर, लेकिन इसमें है भी नहीं। सेट है ना, मैंने ये कहा सिंगलेटन 1 सिंगलेटन 2 में कोई कॉमन मेंबर है? नहीं है सर, नहीं नो तो सर। तो सेकंड कंडीशन तो ट्रिवियली ट्रू हो गया ना। यस अगर ऐसा होता तब आप B3 ढूंढते ना। यस। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म बेसिस। अब ये बेसिस हो गया तो इसमें फर्दर कुछ ऐड भी कर दो ना, तब भी बेसिस रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है, मतलब ये तो एक बेसिस है ही, इस बेसिस में अगर मैं ये ऐड कर दूं, जैसे मान लो सिंगलेटन 1 तो है, सिंगलेटन 2 भी है, इसमें मैं सिंगलेटन सॉरी ये 1 2 भी ऐड कर दूं, तब भी बेसिस रहेगा। तो बेसिस यूनिक को जरूरी नहीं है, बेसिस यूनिक को जरूरी नहीं है ये, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल 1 पॉइंट सबसेट्स ऑफ x, और वैसे भी याद रखो अगर सारे आपके पास सिंगलेटन सारे हैं ना, तो उनके यूनियन से तो आप जो भी सेट बनाना चाहो बन जाएगा। जैसे मुझे 1 2 जनरेट करना है, समझो 1 2 जनरेट करना है, तो 1 2 को मैं क्या लिखूंगा, सिंगलेटन 1 यूनियन सिंगलेटन 2। ये ओपन सेट जनरेट हो गया कि नहीं? ये ओपन सेट इन दोनों के यूनियन से जनरेट हो गया कि नहीं? जब भी मैं कहूं टोपोलॉजी में जनरेट करने का मतलब यूनियन, वो रिजल्ट में आ रहा हूं। तो एक आपको आइडिया बिल्ड हुआ कि बेसिस के अगर मेंबर दे रखे हैं तो उनके यूनियन से टोपोलॉजी के मेंबर आ जाएंगे, मतलब वो तो होंगे ही साथ में, 5x डाल दो और उनके यूनियन से टोपोलॉजी के सारे मेंबर जनरेट हो जाएंगे। और ये देखो कि बेसिस ये जो मेंबर्स हैं वो भी ओपन है, यहाँ 1 और 2 है ना, तो देखो यहाँ 1 और 2 है, और ये टोपोलॉजी के सो बेसिस मेंबर्स आर ऑलवेज ओपन। हालांकि प्रूफ नहीं है, प्रूफ के लिए भी आगे आएंगे, लेकिन मैं इस एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो अभी तक हमें क्या मिला? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी मुझे लोअर लिमिट टोपोलॉजी अपर लिमिट टोपोलॉजी पढ़ाना है, तो उनको मैं बेसिस के टर्म में, या कौन सा टोपोलॉजी कंपेरेबल है, तो दो टोपोलॉजीज दे रखे हैं, वेदर दे आर कंपेरेबल और नॉट, और कंपेरेबल हैं तो कौन सा उनमें कोएर्सर है कौन फाइनर है, इसको समझाने के लिए अब थोड़ा सा मुझे बेसिस का आइडिया दे के तब मैं इन टोपोलॉजीज को पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जैसे फाइनाइट सेट होता है तो ठीक है, आप उसके टोपोलॉजी के मेंबर्स को आप लिस्ट कर सकते हो, लेकिन जब सेट इनफाइनाइट होगा ना, तो सारे मेंबर्स को आप कैसे लिखोगे? तो उसका कैसे उसको कैरेक्टराइज करेंगे? बेसिस के हेल्प से, बेसिस के हेल्प में लिखना आसान होता है। सो आई विल कम टू दैट। कोई और डाउट है किसी का? मुझे लग रहा है वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं एट अ टाइम में वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखो यहाँ पे प्रूफ होगा कि दोनों टोपोलॉजी सेम जनरेट होगी, सर्किल से कलेक्शन ऑफ और सर्कुलर रीजन्स और कलेक्शन ऑफ और रेक्टेंगुलर रीजन्स। लेकिन इससे पहले एक रिजल्ट कराना होगा, ये टोपोलॉजीज का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ बेसिस मेंबर। इस रिजल्ट कराने के बाद तब आपको आएगा, तो मैं इस पे पहले जब करा दूंगा इसको तब। और फिर कोई भी सब कलेक्शन दे रखा तो उसे कैसे क्लेम करेंगे, कोई भी सब कलेक्शन बेसिस होगा, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस पे आने से पहले अब आपको, हाँ देखो एक ये रिजल्ट, पहले रिजल्ट हम ऐसा करते हैं ना, पहले एक बार में हम सब रिजल्ट देख लेते हैं हमें करना क्या क्या है, उसके बाद फिर एक का स्टेप हम प्रूफ पे आएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चीज कही कि जैसे आपको बेसिस मालूम चल गया, सपोज x is any set and let script b be the basis for this topology, then script t equals the collection of all unions of elements of b, script b। मतलब अगर आपको बेसिस मालूम है तो उसके सारे एलिमेंट्स के यूनियन का कलेक्शन, मतलब
आर्बिट्री यूनियन, मतलब 2 का यूनियन, 4 का यूनियन, इनफाइनाइट यूनियन, है ना, आर्बिट्री यूनियन, वो जो उससे और जानते हो आप बेसिस खुद ओपन सेट्स होते हैं, तो उनका आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या, तो ओपन, तो उन सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन बेसिकली आपको टोपोलॉजी जनरेट कर देगा। तो अगर आपको, तो ये प्रूफ मैं पीछे करा चुका हूं, अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा तो ये टेक्निक प्रूफ का मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। सेम टेक्निक यूज होगा और आपको ये डेफिनेशन यूज करना है कि यू अगर ओपन है, आई मीन टोपोलॉजी का मेंबर है, तो इसके हर एक एक्स के अराउंड कम से कम एक बेसिस मेंबर मिलना चाहिए। तो इसको यूज करके आप ये प्रूफ कर सकते हो कि कोई भी ओपन सेट हो, कोई भी आप टोपोलॉजी का कोई भी मेंबर ले लो, कोई भी ओपन सेट ले लो, तो वो ओपन सेट बेसिस एलिमेंट्स के उस आई मीन उस यू में जितने भी एक्स है उसको कंटेन करने वाले बेसिस एलिमेंट्स के यूनियन से जनरेट हो जाएगा। तो अगर आपको जब भी बेसिस दे रखा हो तो उसके यूनियन से क्या मिल जाएगा, यूनियन का कलेक्शन क्या दे देगा, टोपोलॉजी। ठीक है ना, ये वैसे ही है जैसे अगर आप याद करो, कंपेयर करो, तो सेम पैटर्न चल रहा है कि अगर आपको ओपन बॉल्स दे रखे हो, ओपन बॉल्स का कलेक्शन, ओपन बॉल्स के यूनियन का कलेक्शन क्या हो जाएगा, ओपन सेट्स, और उन सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन क्या बनाएगा, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मैट्रिक डी। देखो पैरेलल रिजल्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। बोलते रहे आप लोग, बिल्कुल ऐसे नहीं कि किसी कलेक्शन को बेसिस होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस कलेक्शन से आना चाहिए ना जिसको आप बेसिस प्रूफ करना चाहते हो। टोपोलॉजी तो इटसेल्फ बेसिस ऑलवेज होता है जी, लेकिन उससे उसके सब कलेक्शन भी तो हो सकते हैं बेसिस। देखो आप यही है ना, जब बोलोगे तब गलतियां करो, आप लोग बोलते तो हो नहीं। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है कि ये बी कहां से आना चाहिए, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू एक्स देयर इज एटलीस्ट वन बेसिस एलिमेंट बी। तो बेसिस एलिमेंट बी स्क्रिप्ट बी का मेंबर है। अभी मुझे स्क्रिप्ट बी को टोपोलॉजी प्रूफ करना है, स्क्रिप्ट बी अगर टोपोलॉजी होगा तो वो ये 2 कंडीशन फुलफिल करेगा हमेशा हर एक एक्स से। और अगर ऐसे 2 B1 B2 हैं इस स्क्रिप्ट बी से, स्क्रिप्ट बी मे और मे नॉट बी टोपोलॉजी, स्क्रिप्ट बी मे और मे नॉट बी टोपोलॉजी, याद रखें स्क्रिप्ट बी टोपोलॉजी हो सकता है ना हो, अगर स्क्रिप्ट बी स्क्रिप्ट टी से कोइंसाइड कर गया तब तो टोपोलॉजी, लेकिन इसका सब कलेक्शन भी तो हो सकता है। और क्या नहीं बताया है? इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, ये स्क्रिप्ट बी और ये नॉर्मल बी जो है, स्क्रिप्ट बी जो है ये टोपोलॉजी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टार्टिंग में इतने लेक्चर मैंने करा दिए, इसीलिए तो मैं इस बुक से डायरेक्ट नहीं स्टार्टिंग की, इसी को आपको समझाने के लिए। अब इसका मतलब आप लोग घर जाके पढ़ नहीं रहे हो। अब मैं रोज एक एक चीज लिख के काउंटिंग करके बताऊंगा तो फिर मैं कोर्स नहीं कवर होगा, मैं यहीं रह जाऊंगा। नहीं सर, मैं एक बार रिपीट कर लूंगा उसको। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सेट थ्योरी मैंने स्टार्टिंग से कराया, सेट थ्योरेटिक इनवर्स, फिर यूनियन इंटरसेक्शन, छोटी छोटी चीजें बताएं। उसके बावजूद भी आप एमएससी के स्टूडेंट हो कि अब इस तरह कैसे काम चलेगा, आप लोग इसको मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें जैसे एक बार ये बेसिस, सारे सिंगलेटन्स तो इसके बेसिस होते ही होते हैं, लेकिन और भी बेसिस होंगे। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलेटन्स में कुछ और ऐड कर दो यहाँ से तो भी बेसिस हो जाएंगे, कुछ और इसमें, क्योंकि अब तो ये बेसिस कंडीशन फुलफिल कर गया, तो उसमें कुछ और भी अगर इसमें सेट, इसी वजह से बेसिस एलिमेंट जरूरी नहीं यूनिक हो। तो एक तो ये प्रूफ आप लोग करके आएंगे, तो टाइम एंड हो रहा है। ये एक तो ये यूनियन से कैसे जनरेट होगा, ऑलरेडी ये चीज मैं करा चुका हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे करना है, इसको अप्लाई करना है। और दूसरा कि ये जो बेसिस के यूनियन से टोपोलॉजी जनरेट होगी, ये रिजल्ट तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सिंपली बार बार ये यूज करना, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना, इफ यू इज ओपन देन फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू यू देयर एग्जिस्ट अ बेसिस मेंबर which contains x and which is contained into u, इसको यूज करके करना है। तो ये रिजल्ट तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, अगर आप याद रखते हो तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही ये लेक्चर कराया था और मैंने बोला भी था कि मैं यूज करूंगा। पता नहीं, देखता हूं कहाँ है वो, शायद स्टार्टिंग के लेक्चर में। सो यूनियन ऑफ टू बेसिस मेंबर नीड नॉट बी बेसिस एलिमेंट अगेन, ठीक है ना। तो यहीं से बेसिस और टोपोलॉजी में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हाँ देखो ये चीज, ये रिजल्ट मैंने आपको कराया था वहां पे, let A be any set, let A be a set, assume that for each A belonging to A there is a subset UA of A containing A। तो देखो ये वैसे ही हो गया जैसे U अगर ओपन है, इसके हर एक x के लिए एक BX मिलना चाहिए which is contained into this U। A को U से रिप्लेस कर दो और X को कंटेन करने वाले कम से कम एक ऐसा BX, अगर ये हो रहा है, अगर हर एक A के राउंड ट्रू है, so A can be generated, so A can be written as union of UA। तो ऑलरेडी ये रिजल्ट मैं वहां करा चुका हूं पीछे। यस सर। ठीक है ना, इसी वजह से कराया था कि मुझे आगे यूज करना है प्रूफ में।
तो ये कंडीशन जब भी हो ए जनरेट हो जाएगा yes sir, बाय टेकिंग यूनियन। ए को रन करा दो सेट ए के मेंबर्स पे, ऐसे जितने बेसिस मेंबर्स हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं उनका यूनियन से ए जनरेट हो जाएगा। तो ये सेम कंडीशन यहाँ बेसिस में रन कर रहा है, क्योंकि ये से यहाँ अगर यू ओपन है तो सो बाय डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ बेसिस मेंबर ए इज सेड टू बी ओपन इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस मेंबर bx containing a x, or you can say ba containing a such that which is contained into set u। तो वो कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता रखा है मैंने। अब उस प्रूफ को आप इससे कंपेयर करो, चीजें टफ नहीं है, पढ़ते रहें डिस्कस करते रहें। अब दोबारा इस रिजल्ट को देखो, कंपेयर करो उस रिजल्ट से, हो गया प्रूफ। तो मुझे नहीं लगता इसको प्रूफ कराने की जरूरत है, लेकिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कह रहे हैं ना कि कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, कोई भी सेट अगर ओपन है, आई मीन स्क्रिप्ट टी का मेंबर है, सो दैट कैन बी जनरेटेड, दैट सेट यू फ्रॉम स्क्रिप्ट टी कैन बी जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ बी एक्स, आई मीन बेसिस मेंबर्स कंटेनिंग एक्स, वेयर एक्स रन्स ओवर यू। So U equals a basis union of elements of B। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास है, मैं आज यही एंड करता हूं, इसको रिवीजन करके आएंगे, अगले क्लास में दोबारा रिकॉल करूँ। और कंपेयर करना सीखो, जो मैट्रिक में रिजल्ट पढ़ के आए हो यहां से कैसे कंपेयर करेंगे। okay sir।